यस, वेलकम बैक टू न्यूलाइन क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स का तीसरा अध्याय शुरू कर रहा हूं। इससे पहले हमने दो अध्याय को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया है, जिसमें पहली क्लास इंट्रोडक्शन, फिर आपके प्रश्नावली की क्लास और फिर कंप्लीट एग्जाम्पल किए थे। वही सिलसिला अपन इसी चैप्टर में करेंगे। तो आज की क्लास आपके इंट्रोडक्शन की रहेगी, जिसमें पूरे चैप्टर से संबंधित जो आपके एक्सरसाइज में प्रश्न दे रखे हैं उन सब में यूज होने वाले कंप्लीट कंसेप्ट, थ्योरी या कोई भी फॉर्मूला हो, सबको एक साथ समझाने का प्रयास करूंगा ताकि एक्सरसाइज के प्रश्न आपसे इजी हो जाए। तो आपका तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। कौन सा चैप्टर है तीसरा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप बोलोगे सर रैखिक बहुपद के बारे में तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? रैखिक बहुपद। आज है रैखिक समीकरण। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है? हल्का सा अंतर है। रैखिक बहुपद कौन सा था जिसके आपको एग्जांपल याद आ रहे होंगे कि 2x + 5, ये एक रैखिक बहुपद है। आप बोलोगे कैसे? रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसकी घात एक हो। आप बोलोगे सर घात कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताया कि चर की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है। इसमें चर कौन है? तो चर के रूप में सिर्फ x है। तो x की अधिकतम घात कितनी है? आप बोलोगे सर 1 है। तो एक घात वाले को हमने क्या बोला था? रैखिक बहुपद बोला था। ये आपको अच्छे से याद आ रहा होगा। यहां पर है रैखिक समीकरण। तो समीकरण क्या होता है? जैसे कोई भी बहुपद है, इसके बराबर लगा के अपन जैसे 0 लिख ले और कुछ वैल्यू लिख ले तो वो आपका समीकरण बन जाता है ना। इसके बराबर का चिन्ह आता है, ये क्या हो जाता है? आपका समीकरण बन जाता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। कैसे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें अब चर कौन आ रहा है? चर कौन होते हैं आपके? एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, ये सारे आपके चर है। आप बोलोगे सर इसमें एक ही चर आ रहा है एक्स। अब ऐसे नहीं कि 2x + 5x हो गया तो ये दो चर हो गए, ऐसे दो चर नहीं। दो चर मतलब जैसे ये है 2x + 3y लिख लिया मैंने, तो अब इसमें दो चर है। एक आपका x आ रहा है तो सेकंड कौन आ रहा है? y आ रहा है। जैसे इसके साथ कोई भी एक ये आपका अचर आ रहा था, कोई भी संख्या आ रही थी, तो जैसे मैंने इसके साथ में +7 करके 0 लिख लिया, तो ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। रैखिक क्यों है? क्योंकि x और y की अधिकतम घात चेक करो तो आप बोलोगे सर एक ही घात है। एक घात वाला आपका क्या होता है? रैखिक होता है ना। वो रैखिक तो हो गया। अब इसमें दो चर है कि नहीं है? आप बोलोगे सर दो चर है, x और y। ओके, तो ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, है ना। इसका क्या है? युग्म में। थोड़ा हमारी टेक्निकल टीम ने यहाँ पर टाइप में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। तो युग्म में कैसे बनेगा? युग्म वो होता है जिसमें दो समीकरण हो। युग्म मतलब जोड़ा। तो एक जैसे ये समीकरण बन गया तो दूसरा मैंने लिख लिया जैसे कि भाई 3x + 6y + 10 = 0। ये रैखिक समीकरण है कि नहीं है दोनों? आप बोलोगे सर रैखिक तो है क्योंकि इनकी अधिकतम घात चर की, यहाँ पर भी x और y की चेक कर लो, चाहे यही भी चेक कर लो, अधिकतम घात एक आ रही है, मतलब आपका रैखिक है। और फिर दो चर है कि नहीं? x और y। अच्छा, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। और इनका युग्म में कैसे बनेगा? तो एक जोड़ा एक ये, तो अगर ये जोड़ा बन जाता है आपके, इसमें दो समीकरण आ जाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है? इसका युग्म बन जाता है। तो मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताता हूं जो एग्जाम में आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इनका मानक रूप। कौन सा रूप है? मानक रूप कैसे होता है इनका, मतलब इनका पैटर्न कैसा है? मानक रूप का मतलब इनका पैटर्न कैसा है? तो मानक रूप इनका ऐसे होता है a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। ये देखो, ये आपका एक समीकरण, ये दूसरा समीकरण हो गया। जैसे अब मैंने इनके एग्जांपल की डिस्कस की थी कि भाई 2x + 3y + 5 = 0। एक हो गया जैसे 3x + 5y + 7 = 0। ये आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। तो इसमें x y आ रहा, तो यहां भी मैंने x y ले लिया। तो यहां पर a1 b1 a2 और b2 ये क्या है? ये x का गुणांक है, ये y का गुणांक है, ये इस x का गुणांक है, ये इस y का गुणांक है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो चेंज क्या हो रहा है? एक्स वाई तो है ही, इनके गुणांक चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर जैसे a1 की जगह 2 आ रहा है, b1 की जगह 3 आ रहा है, a2 की जगह 3 आ रहा है, b2 की जगह 5 आ रहा हो। ये इनके साथ अचर संख्या, मतलब कोई भी संख्या हो जाती है, आपका कोई भी नंबर हो जाता है, जैसे इसमें 5 और 7 आ रहे हैं आपके। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उनका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये उनका मानक रूप है कि इनका पैटर्न ऐसा रहता है।
तो 1 नंबर का एग्जाम है, ये बहुत बार प्रश्न देखने को मिला है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का मानक रूप लिखो, तो ये इनका मानक रूप होता है। ये आपको अपने दिमाग में इसको सेट कर लेना है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब है कि हल करने की विधि। अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण था, इनको हल कैसे करोगे आप? जैसे आपका बहुपद था, उसको तो आप इजी सॉल्व कर रहे थे कि भाई 2x + 5 है, इसके इक्वल 0 ले लो, तो यहाँ से 2x = प्लस के 5 इधर के तो माइनस के 5 हो गए, और x = माइनस के 5/2। ये तो इजी निकल गया। अब इसमें x होता और इसमें y होता तो आप कैसे वैल्यू निकालते बोलो? तो ये सॉल्व नहीं होता। तो इनके हल करने की आपके पास 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। तो पहली विधि है, उसको कहते हैं, पहली विधि है वो है आपकी ग्राफी विधि। पहली है ग्राफी विधि। दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, यह है ग्राफिकल मेथड। ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड। सेकंड है आपका प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड है आपकी उन्मूलन विधि। कभी कभी उन्मूलन का आपकी एनसीईआरटी बुक में नाम दे रखा है विलोपन विधि, तो एक ही नाम है। कभी एग्जाम आ जाए कि इसको विलोपन विधि से सॉल्व करो, विलोपन नाम नहीं आकर इसका नाम उन्मूलन आ जाए तो भी आपको वहां पर हेजिटेशन की कोई जरूरत नहीं है। इसको कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड इंग्लिश में। समझ गए? तो ये आपके पास 3 तरीके हैं कि आप दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उनको आप सोल्व कर सकते हो। सोल्व करना, उनको हल करना, मतलब उसमें एक x आ रहा था, दूसरा y आ रहा था, तो x और y की आपको वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। ओके, यहां से हो जाएगा। अब इन विधियों को अपन एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं ना, यही आपके इसी चैप्टर में। इनको आप बढ़िया से समझ लो, ऐसे समझ लो कि एग्जाम में आप 5 से 6 अंक इजी प्राप्त कर लोगे। तो सबसे पहले अपन ग्राफी विधि को समझने का प्रयास करते हैं। कौन सी विधि को? ग्राफी विधि को। देखो, ग्राफी विधि में भी 3 फंडे हैं, इनको समझो। आपका चलो ग्राफ तो बन गया। अब ग्राफ कैसे बन सकता है? एक हो सकता है कि एक ही बिंदु पर मिले। एक ही बिंदु पर मिले मतलब इसको आपके एनसीईआरटी बुक में नाम लिखा हुआ है प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये स्थिति होती है कि जब वो एक ही पॉइंट पर मिले, इस कंडीशन में इसका एक हल होता है। अगर रेखाएं आपकी समानांतर रेखाएं हैं तो उसका कोई हल नहीं है। यदि आपकी संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखा का मतलब एक ही रेखा है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ रही है, एक रेखा इस कंडीशन में प्राप्त होगी। इस स्थिति में आपके अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यू हैव मेनी सॉल्यूशन इन दिस कंडीशन। आप बोलोगे सर एक ही बिंदु पर कैसे मिलेंगे? तो देखो, जैसे आपका ग्राफ है, ये जैसे मैंने एक ग्राफ बना लिया, मैं ऐसे ही रफ वर्क के लिए बना रहा हूं कि एक ही बिंदु पर आपके पास अब 2 समीकरण है। रैखिक समीकरण युग में मतलब आपके पास 2 समीकरण है। दोनों समीकरण से आपको कॉलम बना के इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे समझाता हूं। चलो, उनको सॉल्व करने के बाद आपके पास 2 ऐसी रेखाएं आ जाती है। एक रेखा ऐसी बन रही है और दूसरी रेखा ऐसी बन रही है। तो पहली रेखा और दूसरी रेखा एक ही बिंदु पर मिल रही है। यहां पर अगर ये वाली स्थिति है तो इसको कहा जाता है कि एक ही बिंदु पर मिल रही है। इस कंडीशन में इनका एक ही हल होगा। इनको कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। ये प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही है। तो ये आपकी पहली स्थिति होती है। ये स्थिति कब आएंगी? जैसे इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। तो जो आपके x और y के जो गुणांक है ना, और जो आपका ये जो अचर नंबर है, इन सब के गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी आपको। फिर पता चलेगा कि इनमें से कौन सी स्थिति आएगी। तो ये वाली स्थिति आपकी कब आ सकती है? एक ही बिंदु पर। तो ये स्थिति तब आएगी जब आप इनकी गुणांकों की तुलना करो, ऐसा आ जाए कि a1/a2 ये बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के। अगर ऐसी स्थिति आपको किसी ग्राफ में मिल जाए तो इस कंडीशन में आपका एक ही हल होगा। ये भी एग्जाम में पूछता है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन कि इसके एक हल होंगे, अनेक हल होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा। तो इस स्थिति में आपको इनको चेक करके पता करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ऐसा कौन सी स्थिति में आ सकता है? तो चलो मैं एक एग्जांपल लेकर डिस्कस करता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 2x + 3y + 7 = 0। ये आ गया आपका 3x + 5y + 14 = 0। ये आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में इनके मैंने 2 समीकरण दे दिए। इस कंडीशन में अगर आप कंपैरिजन करो तो a1/a2, तो ये a1 है और ये a2 है,
तो a1 बटा a2 आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2 बटा 3। अगर मैं b1 बटा b2 करूं तो b1 बटा b2 कर लिया तो इस कंडीशन में आ जाएगा 3 बटा 5। मुझे एक चीज बताओ कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 क्या बराबर है, 2 बटा 3 और 3 बटा 5 क्या बराबर है, आप बोलोगे सर बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन आपको कहीं मिल जाए तो उस स्थिति में आपको यही हल मिलेगा, एक ही बिंदु पर मिलेंगे और एक ही हल होगा। इसको कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये स्थिति होती है इसकी। सेकंड, समांतर रेखाएं जिनका कोई हल नहीं है, केवल स्थिति कब आ सकती है, इस कंडीशन में आपके इनके फिर से शून्यांकों की आपको तुलना करनी पड़ेगी। अगर इस कंडीशन में आपका ऐसा आ जाए a1 बट्टा a2 इक्वल है b1 बट्टा b2 के, मतलब इसके बराबर है, और नॉट इक्वल है c1 बट्टा c2, अगर ऐसी कंडीशन कहीं आपको देखने को मिल जाए उस स्थिति में ये आपकी रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी और इनका कोई हल नहीं होगा। आप बोलोगे सर एक एग्जांपल से डिस्कस करो तो और बेटर रहेगा, तो चलो मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे ऐसे आ जाए 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये आ जाए 4x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपके पास आ जाती है। आपके पास ऐसे दो समीकरण है। अब आपको यह पता करना है कि इन तीनों में से आपको पहला तो ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। अब पूछे कि भाई इनको ग्राफी विधि से सॉल्व करो, तो पहले तो ये चेक करो कि ये कौन से तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो वही इनके जो शून्यांक दे रखा है इनकी कंपैरिजन करो। तो a1 बट्टा a2 क्या हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 2 बट्टा 4। ये 2 बट्टे 4 को सॉल्व किया तो 2 एकम 2, 2 का 4 में 2 बार, तो 1 बट्टा 2। अगर मैं b1 बट्टा b2 करूं तो आप बोलोगे सर 3 बट्टा 6, ये भी हो जाएगा 1 बट्टा 2 सॉल्व किया तो। और c1 बट्टा c2 करूं तो आप बोलोगे सर 7 बट्टे 18, ये तो अब सॉल्व होगा नहीं है ना, सरल होगा नहीं। तो a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के। देखो a1 बट्टा a2 की वैल्यू 1 बट्टे 2, b1 बट्टे b2 की वैल्यू 1 बट्टे 2, ये तो दोनों बराबर है, लेकिन c1 बट्टे c2 इनके बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल है। अगर ऐसी कंडीशन कहीं आपको प्रश्न में दिख जाती है तो उस कंडीशन में आपकी जो ग्राफ की रेखाएं होंगी वो समांतर रेखाएं होंगी जिनका कोई हल नहीं होगा। आप बोलोगे समांतर रेखाएं कैसे, जैसे ये आपका ग्राफ है, जैसे आप जो पहले समीकरण है उससे अगर ग्राफ बनाओ तो ऐसी रेखा आ जाती है, दूसरे समीकरण को सॉल्व करो तो ऐसी रेखाएं आ जाती है। अब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। समांतर का मतलब इनको कितना भी आगे पीछे कर लो दोनों रेखाओं को, ये आपस में मिलेगी नहीं, और इनके बीच का जो गैप है वो गैप कितना भी आगे बढ़ा दो पीछे बढ़ा दो वो गैप मेंटेन रहेगा, उतना का उतना ही रहेगा। अब मुझे बताओ इस कंडीशन में x और y की आप वैल्यू कैसे निकालोगे। भाई लास्ट कंडीशन में तो इंटरसेक्टिंग लाइन थी, ऐसे एक लाइन दूसरे को क्रॉस कर रही थी, जैसे इस पॉइंट पर कर रही थी तो इस पॉइंट पे अपन चेक कर लेंगे कि x कितना है, और इस पॉइंट पर चेक कर लेंगे कि y की वैल्यू क्या है। लेकिन अब तो ये एक दूसरे को कहीं क्रॉस ही नहीं कर रही है, तो अपन चेक कैसे करेंगे भाई x की वैल्यू कौन सी है, कौन सी उठाए बोलो। तो इस कंडीशन में आपका कोई हल नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप, ओके। ये आपकी दूसरी कंडीशन है ग्राफ की। अब अपन इसकी लास्ट कंडीशन को समझने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे हो सकती है। थर्ड कंडीशन है आपकी संपाती रेखाएं जिनके अनंत हल होते हैं। संपाती मतलब एक ही रेखा, एक ही रेखा प्राप्त होगी आपको। इसको कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। एक हल है तो एक हल को क्या बोल सकते हैं, अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब यूनिक हल है, जो एक है वो सबसे अलग है, जो सबसे अलग होता है उसको कहा जाता है अद्वितीय। तो कई कई बार ऐसा भी नाम मिल जाता है एक हल की जगह कि भाई अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब यूनिक, जो सबसे अलग है। अलग है क्योंकि वो एक है, एक होता है वो सबसे अलग होता है ना। तो ये चीज है। अब संपाती रेखा है, तो संपाती रेखा में अगर इनके गुणांकों की आप कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो आपको ऐसी कंडीशन मिल जाएगी a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 के, और ये बराबर होगा c1 बट्टे c2 के। ये कंडीशन कहीं भी मिल जाए आपको, उस स्थिति में आपके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे, आप बोलोगे सर एग्जांपल से कोई थोड़ी इसकी डिस्कस करना, तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। एक आ गया 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको मिल जाए, ऐसे दो समीकरण मिल जाए, तो इनकी वही कंपैरिजन करो। तो a1 बट्टा a2 क्या हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 2 बट्टा 4। 2 बट्टा 4 मतलब 1 बट्टे 2। इनको थोड़ा सरल कर लेना है ना। जैसे b1 बट्टा b2 आप बोलोगे सर 3 बट्टा 6,
तो 3 का भाग 6 में 2 बार, 3 में 1 बार, तो 3 से दोनों को मैंने काट दिया। अगर C1 बटा C2 करूं तो अब बोलोगे सर 5 बटे 10, तो 5 का भाग 5 में 1 बार, 10 में 2 बार, तो यही 1 बटे 2। तो A1 बटा A2 किसके बराबर है? B1 बटे B2 के। सबकी 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2 वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स A1 बटा A2 इक्वल है B1 बटा B2 के, और ये इक्वल है C1 बटे C2 के। तो इस कंडीशन में आपकी जो ग्राफ की रेखाएं होंगी वो संपाती रेखाएं होंगी, इनके अनेक हल होंगे। अब बोलोगे सर संपाती कैसे दिखेगी, दिखने में कैसी, थोड़ी बताना। तो चलो मैं दिखने में कैसी वो भी बता देता हूं। तो देखो, ये जैसे आपका कोई एक ग्राफ है, आप दोनों समीकरणों को सोल्व करते हो तो आपको दोनों ग्राफ की अलग अलग लाइन प्राप्त होगी। अगर पहले ग्राफ की ऐसी लाइन मिल रही है तो दूसरे ग्राफ की लाइन भी इसके ऊपर आएगी, सेम टू सेम पॉइंट्स पे। एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। आप बोलोगे तो सर अनेक हल कैसे होंगे? तो दूसरी लाइन तो इसके ऊपर आ गई। अब इस पॉइंट को चेक करो, इस पॉइंट पर x की वैल्यू भी है, इस पॉइंट पर y की वैल्यू भी है, इस पॉइंट पर भी x की वैल्यू है, इस पर y की वैल्यू भी है। ये पॉइंट उठा लो तो इस पर भी x की वैल्यू कुछ होगी, इस पर भी y की वैल्यू कुछ होगी, मतलब अलग अलग वैल्यू प्राप्त होगी। इसलिए मैंने लिखा कि इसके अनंत हल हैं, अपरिमित रूप से बहुत सारे हल हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, है ना? तो ये ग्राफ की स्थिति में आपके पास 3 कंडीशन है, और तीनों को बहुत बेहतर ढंग से समझने का आपको प्रयास करना पड़ेगा, जहां से एग्जाम में आपको 3 से 4 अंक इजी मिल जाएंगे। ओके, तो मैं एक आगे एग्जांपल लेता हूं और ग्राफी विधि से आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करता हूं कि ये सॉल्व कैसे हो जाएगा। चलो एक मैं ग्राफ लेकर आया हूं आपके बीच, और एक एनसीईआरटी का जो आपका पहला ही एग्जांपल दे रखा है, चलो उसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल दे रखा है x प्लस 3y इक्वल टू 6। सेकेंड है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 2। ये आपके पास ऐसे 2 समीकरण मिलेंगे एग्जाम में। अब इन दोनों समीकरणों के अलग अलग आपको कॉलम बनाने हैं, तो पहले मैं समीकरण 1 का एक कॉलम बना लेता हूं, एक सारणी बना लेता हूं इसकी। इसमें आपको कम से कम 2 वैल्यू लेनी पड़ेगी, है ना? ये समीकरण 1 का बना रहा हूं। समीकरण 1 है आपका x प्लस 3y इक्वल टू 6। यहां x डाल दो या y डाल दो। अब आप चाहो तो x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू निकाल लो, चाहे y की पुट करो और x की निकाल लो, कैसे भी करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, जिसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप पूरी तरह इसमें फ्री हो कि कौन सी वैल्यू लो। ओके, चलो मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 0। थोड़ा आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि भाई कौन सी वैल्यू ले, ताकि इजी वैल्यू आपको मिल जाए, और ये ग्राफ में जो संख्या है 7, 8, 10 तक है, यहीं तक ही आपका ग्राफ बन जाए, है ना? तो x की वैल्यू चलो मैं 0 ले लूं, तो फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। तो 3y में 0 प्लस हुआ तो 3y रहेगा, तो 3y इक्वल टू 6। ये 3 इसके गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 6 बटा 3, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 2। जिस कंडीशन में x 0 है उस कंडीशन में आपके y की वैल्यू 2 होगी। अब भले आप चाहो तो y की वैल्यू 0 डाल दो। तो जैसे इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6, अब मैं y की वैल्यू 0 डाल देता हूं, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, और है ना 3y की वैल्यू 0, तो 3 और y के बीच में मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। तो x प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 6, है ना? x में 0 ऐड करेंगे तो x ही रहेगा, तो x इक्वल टू 6। जिस कंडीशन में y 0 है उस कंडीशन में x 6 है आपका। समझ रहे बात को? ये तो समीकरण 1 की सारणी होगी। ऐसे कैसे समीकरण 2 की भी सारणी बनानी पड़ेगी आपको। वो कैसे? तो सुनो, ये आपका रफ वर्क रहेगा, है ना? चलो मैं समीकरण 2 की भी सारणी बना देता हूं। x ये y, ये आपकी इक्वेशन 2 की सारणी बना रहा हूं, जो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब चलो वही डाल दो, भले x की वैल्यू 0 डाल दो, तो y क्या आता है चेक कर लो। तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू 12। 2 का मल्टीप्लाई 0 से हुआ तो 0, तो 0 माइनस 3y इक्वल टू 12। तो ये 0 में से 3y माइनस होंगे तो माइनस के 3y निकल जाएंगे 12। तो यहाँ से y इक्वल टू माइनस के 3 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो 12 बट्टा माइनस का 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4। जिस कंडीशन में x 0 है उस कंडीशन में y की वैल्यू माइनस के 4 है। समझे बात को? अब y की डाल दो, ऐसा कैसे?
चलो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आ गई -4। अब y की वैल्यू 0 डाले तो ये हो गया 2x - 3 और y की जगह 0 तो इक्वल टू 12। ये हो गया 2x - 0 इक्वल टू 12। 2x में से 0 जाएगा तो 2x ही बचेगा, तो 2x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू 2 इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। जिस कंडीशन में y 0 है उस कंडीशन में x 6 है आपका। समझ रहे बात को? ये आपका फिर से फर्क रहेगा। आपको यहां से दो सारणी तैयार करनी है। अब जैसे ही आपने दो सारणी बना ली है, वो वैल्यू इसमें पुट कर लो। तो पहले समीकरण 1 की वैल्यू डाल देता हूं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 0 है तो y का मान 2 है। तो y का मान 2 कौन से पॉइंट पर है? y का मान 2 इस पॉइंट पर है। आप बोलोगे सर x का मान 0 का होगा, तो पूरे y x पर ही x का मान तो 0 है। ये तो आपका y x हो गया। इस पूरे पर x x की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? तो 0,2, पहले x x का फिर y का। वैसे के वैसे जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 6 कहां पर है? आप बोलोगे ये सर x x रहा, तो x की वैल्यू 6 यहां रही। तो x x पर y की वैल्यू तो हमेशा 0 होगी कोई भी पॉइंट पर। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 6,0। तो जो आपकी पहली सारणी थी उसके ये दो पॉइंट आपको मिल गए। तो इन पॉइंट्स को पहले स्केल या पट्टी से आपको कांटेक्ट कर लेना है, इन पॉइंट को आपस में मिला देना है। समझ गए? वही का वही दूसरी सारणी से करो। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 है। ये y की वैल्यू -4 कहां होगी? यहां होगी। और इस पूरे पर x की वैल्यू तो कहीं भी 0 है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, -4। समझ गए? अब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 6 कहां पर है? वही इसी पॉइंट पर। और y की वैल्यू इस पे वैसे ही 0 होगी, तो ये हो जाएगा 6,0। वापस आप बोलोगे सर सेम पॉइंट पर आ गया। सेम पॉइंट पर आ सकता है, चलता है ना? तो अब इसके एक पॉइंट ये मिल गया, उस दूसरे कॉलम के दूसरा ये मिल गया, तो इनको भी आपस में मैच कर लो, इनको भी आपस में मिलान करवा लो। ये आपका ग्राफ मिल गया। बोलो ग्राफ आपका कहां पर क्रॉस कर रहा है? आप बोलोगे सर इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब आपका ग्राफ कैसा है? प्रतिच्छेदी ग्राफ है, जो एक ही बिंदु पर मिल रहा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? 6,0। दैट मींस x की वैल्यू हो जाएगी 6 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये आपका ग्राफ कौन सा था? जो ग्राफ की विधि में जो आपकी पहली स्थिति थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं जिनका एक ही हल था, वो वाला है। आप बोलोगे कैसे सर? इनके शून्यांकों की तुलना करके चेक करना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चेक कर लो। तो देखो a1/a2 करूं तो a1/a2 क्या हो जाएगा? इसका तो गुणांक है 1 और इसका गुणांक है 2, तो 1/2। अगर b1/b2 करो तो आप बोलोगे उसकी वैल्यू है सर 3 और इसकी वैल्यू क्या है? b2 की -3, नॉट की 3, -3 लेना है आपको। तो वो तो आ रहा है 1/2 और 3 में 3 का भाग एक बार, तो ये -1 हो गया। बोलो a1/a2 और b1/b2 क्या बराबर है? वो तो उसकी वैल्यू है 1/2 और इसकी वैल्यू है -1। मतलब a1/a2 आपका बराबर नहीं है किसके? b1/b2 की। जो आपकी ग्राफीय विधि में पहली स्थिति थी, जिसको मैंने अभी समझाया था कि एक ही बिंदु पर मिले, जिनका एक ही हल हो। देखो एक ही हल है इनका, x की वैल्यू 1 ही प्राप्त हो रही है 6 और y की वैल्यू 0 प्राप्त हो रही है। आपको इससे ज्यादा थोड़ी x की वैल्यू मिल रही है। तो ये स्थिति थी आपके, अद्वितीय हल बोल सकते हैं इसको अपन। क्या बोल सकते हैं? अद्वितीय हल। ये वाली कंडीशन थी आपके। तो ये ग्राफीय विधि से भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाने का प्रयास किया है। आई थिंक आपके जो ग्राफिकल मेथड है वो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा। तो अपन अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सेकंड है आपकी प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या होता है? तो देखो वही सेम एग्जांपल है, उससे मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं, है ना? कोई भी विधि से आप इनको सोल्व करो, आपके x और y की वैल्यू सेम ही आएगी, है ना? कोई चेंज थोड़ी होगी। तो प्रतिस्थापन विधि में चलो मैं वही एग्जांपल लेता हूं। x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन मतलब एक को भगा के उसकी जगह दूसरे को शिफ्ट कर देना, यह आपका प्रतिस्थापन है ना? जैसे x की कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह कोई और वैल्यू शिफ्ट कर दो आप। चलो ये थोड़ा समझने में थोड़ा हार्ड रहेगा, इसको अपन प्रैक्टिकल करने की ट्राई करते हैं कि कैसे। तो सुनो, इसका पूरा तरीका समझो। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? चाहे आप समीकरण 1 लो, चाहे समीकरण 2 लो, कोई भी एक समीकरण को पहले लेना है। अपनी मर्जी से आप कोई भी समीकरण ले सकते हो। चलो मैं समीकरण 1 ले लेता हूं।
तो मैं पहले लिखता हूं समीकरण 1 से। आप समीकरण 2 भी ले सकते हो, है ना। मैंने चलो 1 ले लिया। अब 1 लिया तो क्या करना है, तो समीकरण 1 है आपका x प्लस 3y बराबर 6। पहले तो कोई भी एक समीकरण उठाओ, आपने समीकरण 1 ले लिया। अब समीकरण 1 से चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो, एक वैल्यू को निकालो। आप बोलोगे सर वैल्यू कैसे निकालनी है? अब x की वैल्यू चाहिए तो x के साथ वाले जो भी इसके साथ कुछ लिखा हुआ है सबको बराबर के उधर भेज दो। तो आप बोलोगे सर ये प्लस का 3y ये उधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। तो चलो ठीक है, ये हो गया x बराबर 6 माइनस 3y। समझ गए, ये x की वैल्यू आ गई। आप चाहो तो यहां से y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। समझे कि नहीं समझे बात को? तो इसको मैं आप चाहो तो समीकरण नंबर 3 दे देता हूं। ये आपने वैल्यू कहां से निकाली? समीकरण 1 से निकाली। अगर ये वैल्यू 1 से निकाली है तो अब 2 में डालो, एंड अगर यहां पर आप समीकरण 2 ले लेते और 2 से x की वैल्यू निकाल लेते तो फिर आपको समीकरण 1 में डालनी पड़ती। समझे कि नहीं समझे बात को? समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाली तो अब इसको 2 में पुट करो, तो नीचे लिखो x बराबर 6 माइनस 3y को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आप बोलोगे इससे क्या होगा? इससे सब हो जाएगा। चलो मैं आगे तो इसको सोल्व करता हूं। तो समीकरण 2 क्या आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। अब समीकरण 2 में सिर्फ x की वैल्यू डाल दो आप, x की जगह। तो आप बोलोगे सर 2 और x के बीच में तो गुणा है, इसका मतलब जो x का पूरा मान होगा उससे 2 से गुणा होगा, बिल्कुल होगा। ये 2 है, x की जगह आपकी वैल्यू आई है 6 माइनस 3y। तो 6 माइनस 3y को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। ब्रैकेट में क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा है। तो अब इस 2 का गुणा इस पूरे के साथ ही होगा कि नहीं होगा? इसलिए। और यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, आगे माइनस का 3y और 12 का 12। 2 का गुणा 6 से हुआ तो 12, माइनस का माइनस 2 का गुणा 3y से हुआ तो 6y माइनस 3y इक्वल टू 12। तो 12 की जगह 12, माइनस के 6y माइनस के 3y, अच्छा ये हो गया माइनस के 9y इक्वल टू 12। अब यहां से क्या करना है आपको? अब y की वैल्यू चाहिए यहां से, तो ये प्लस के 12 उधर भगा दो तो हो जाएंगे माइनस के 12। तो 9y की जगह 9y, वो 12 तो 12 है, ये प्लस का 12 इधर आ गया तो हो गया माइनस का 12। तो माइनस के 9y इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब यहां से y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 9 इसके मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा भाग में, तो 0 बाई माइनस 9। तो y इक्वल टू क्या आ गया? 0। ये देखो y के मान आ गया। अब y का मान कोई भी समीकरण में डाल दो। y का मान आप समीकरण 1 में डाल सकते हो, समीकरण 2 में डाल सकते हो, समीकरण 3 में डाल सकते हो, आप कंप्लीट फ्री हो इसके लिए भी। तो y बराबर 0 आप चाहो तो समीकरण 3 में डाल दो, थोड़ा इजी रहेगा करने में। तो y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है? x बराबर 6 माइनस 3y। यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3, और y की वैल्यू 0 है तो 0 डाल दो, 3 और 0 के बीच में गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 0। x बराबर क्या आ गया? 6। देखो ग्राफी विधि से भी आपकी x की वैल्यू 6 आई थी और y की वैल्यू 0 आई थी। देख लो बोले x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, वो सेम का सेम आपके प्रतिस्थापन विधि में भी आ रहा है। आप कहोगे सर थोड़ा इसका ओवरव्यू दो कि प्रतिस्थापन विधि क्या? चलो इसको मैं एक बार थोड़ा हल्का हल्का और बता देता हूं। आपके पास 2 समीकरण होंगे, कोई भी एक समीकरण उठाओ पहले, समीकरण 1 लो चाहे 2 लो, आपकी मर्जी। समीकरण 1 ले लिया है, अब फिर से आपके पास 2 ऑप्शन कि x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो। भाई पहला तो तरीका है दोनों में से कोई भी एक समीकरण लो, हो गया। चलो समीकरण 1 ले लिया। अब 1 ले लिया तो इससे या तो x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। तो चलो मैंने x की निकाल ली। इसको देख लो, थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करो कि भाई x की वैल्यू ठीक ठाक निकल रही है, y की वैल्यू सही से निकल रही है। कोई भी निकालो, y की भी निकाल सकते हो आप, x की भी निकाल सकते हो। अब अगर x की वैल्यू निकाल ली आपने, तो x की वैल्यू समीकरण 1 से निकाली है, तो अब इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में डालो। तो यहां पर मैंने जो x की वैल्यू थी इसको समीकरण 2 में डाल दिया। समीकरण 2 में डालोगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। आपको x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। अब ये y की वैल्यू 0 आ गई, इसको आप समीकरण 1, 2 या 3 कोई भी में डाल दो, आपके x की वैल्यू आ जाएगी। आप समझे कि नहीं समझे? तो ये है आपकी प्रतिस्थापन विधि, जहां से एग्जाम में 100% प्रश्न रहता है
है ना। एक आपका सोल्व करने का पर्सन फिक्स आएगा, वहां पर लगभग एग्जाम में आपकी जो विधि है वो साथ में मेंशन की हुई होगी कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के जो युग्म है इनको इस विधि से सोल्व करो। तो इस विधि की जगह आपकी ग्राफ या प्रतिस्थापन या फिर विलोपन विधि कोई भी हो सकती है। तो प्रतिस्थापन विधि को मैंने बहुत इजी ढंग से समझाने का प्रयास किया है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी। तो इंट्रोडक्शन क्लास का एक लास्ट कंसेप्ट उन्मूलन विधि, एलिमिनेशन मेथड, जिसको ये भी कहा जाता है कि विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। तो इसमें एक चर को खत्म किया जाता है ना, एलिमिनेट किया जाता है। आप बोलोगे कैसे सर, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझाओ एग्जांपल से। तो वही एग्जांपल मैं सेम लेता हूं, x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये आपके पास दो समीकरण है, इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूं, इसको समीकरण 2 दे देता हूं। पर विलोपन विधि में क्या किया जाता है, आपको या तो x के गुणांक बराबर करने हैं या फिर y के गुणांक बराबर करने हैं। जैसे यहां पर x का गुणांक क्या है? 2 है, या तो आप यहां पर x का गुणांक 2 कर लो, काम तमाम, ओके। अब आप कहोगे कि 2 कैसे करें, वो तो x ही है, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लो। 2 से गुणा करूंगा तो ये 2x हो जाएगा, ये भी 2x है, ओके। या फिर y के गुणांक बराबर करो, जैसे यहां पर ये भी 3y ये भी 3y बराबर है तो ओके, बराबर है तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इनके गुणांक बराबर कर लो। बराबर किसके करने? या तो x के करो या y के करो, दोनों के बराबर नहीं करने, है ना। x के करो y के करो, यहां पर भी आपको अपनी सहूलियत देखनी पड़ेगी कि भाई इजी कैलकुलेशन में कौन सा हो रहा है, थोड़ी यहां पर खुद का कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर आप बोलोगे सर y के तो बराबर है कि बराबर वाला फंडा क्या, थोड़ा करके बताओ। तो चलो मैं x के गुणांक बराबर करके आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं, है ना। तो x के गुणांक बराबर कैसे कर सकते हैं? तो समीकरण 1 इसके x से गुणा में 2 है तो यहां पर भी 2 ले आओ। तो मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लेता हूं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर आप कहोगे सर 2 से गुणा करने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? अरे भाई पूरी समीकरण को सोल्व मतलब 2 से गुणा कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं इस एक पद को 2 से गुणा कर लूं, बाकी वालों को नहीं करूं तो भाई भेदभाव हो जाएगा, मैथ्स में ऐसे चलता नहीं है। अगर आप पूरे इक्वेशन के साथ ही, पूरे समीकरण के साथ ही कुछ कर रहे हो, चाहे 2 से गुणा, 2 से भाग, जो कुछ से भी प्लस माइनस कर रहे हो, अगर पूरे समीकरण के साथ ही कर रहे हो तो इस कंडीशन में कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लिया तो 2 से गुणा हो जाएगा सभी के सभी पदों का। तो x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, इस पूरे का 2 से गुणा हो जाएगा। तो 2 का गुणा x से हुआ तो आप बोलोगे सर 2x, 2 को गुणा 3y से हुआ तो 6y, 2 का गुणा 6 से हुआ तो 12। अब समीकरण 1 को आपने मॉडिफाई कर लिया है, इसको अपडेट कर लिया और समीकरण 1 की जगह ये नई समीकरण आ गई है, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 को तो भूल जाओ भाई, समीकरण 1 को तो आपने मॉडिफाई कर दिया है। आप चाहो तो समीकरण 1 को भी गुणा कर सकते हो, चाहो तो समीकरण 2 को भी गुणा कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 2x हो जाता है, यहाँ पर ओनली x होता है, तो समीकरण 2 को 2 से गुणा कर लेता। अपनी सहूलियत देखनी, इसमें आप कोई भी समीकरण के साथ कुछ भी कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे? अब समीकरण 3 आ गया है। अब आपके पास समीकरण 2 और समीकरण 3 दो ही समीकरण है ना। अब इन पे ध्यान देना है, 2 और 3 पे। अब आप बोलो क्या करें सर? आप यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो, या तो प्लस कर लो या माइनस कर लो। कुल मिला के एक चर को खत्म करना है। खत्म कैसे? यहां पर भी 2x है, यहां पर भी 2x है, वो भी प्लस का ये भी प्लस का, तो इनको खत्म कैसे कर सकते हैं बोलो? आप बोलोगे सर 2x में से 2x को माइनस करेंगे तो ही खत्म होगा, प्लस करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, तो फिर खत्म कैसे होगा? तो खत्म नहीं होगा। इसका मतलब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। समीकरण 3 में से समीकरण 2 का घटाव करना है, माइनस करना है। तो पहले समीकरण 3 लिखो। तो 3 क्या आपकी 2x प्लस 6y इक्वल टू 12। समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये आपके समीकरण हो गए। अब इनको माइनस करना है, घटाव करना है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है? जो नीचे वाली समीकरण है ना, इसके चिन्ह बदल दिए जाते हैं घटाव की स्थिति में। आप बोलोगे सर चिन्ह कैसे? अब मुझे बताओ 2x प्लस का है माइनस का है? ये प्लस का है, बिल्कुल कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको माइनस का कर दो। 3y माइनस का है तो इसको प्लस का कर दो। 12 प्लस के हैं तो इसको माइनस का कर दो।
इनके आपको चिन्ह बदलने हैं। ये चिन्ह बदल दिए मैंने, ये जैसे माइनस का होता तो आप प्लस का कर लेते। अब देखो ये 2x माइनस कर रहे हो, वो प्लस का है, ये माइनस का, तो देखो तो 2x माइनस 2x हो जाएगा, मतलब ये तो आपस में कट गए, 0 आ गया। वो 6y, ये है प्लस के 3y, तो 6y प्लस 3y कितने हो जाएंगे, 9y। अब ये माइनस का नहीं है, माइनस का चिन्ह तो भूल जाओ, प्लस के 6y प्लस के 3y, ये 6y प्लस 3y ऐसे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 9y होगा कि नहीं होगा, होगा। वो है 12 प्लस के, ये माइनस के, मतलब 12 माइनस 12, आप बोलोगे सर 0, तो ये आपका समीकरण आ गया 9y बराबर 0। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 0, 9 गुणा में तो भाग में, तो y बराबर 0, ये y की वैल्यू आ गई। अब आपको x की वैल्यू भी निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपके पास समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, कोई भी समीकरण में y कमांड डाल दो और x की वैल्यू आ जाएगी। कौन से में डालो, तो चलो समीकरण 1 में डाल देता हूं, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6, तो यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस 3y की जगह 0 डाल दो बराबर 6, तो 3 को 0 से गुणा हो गया तो 0, तो x प्लस 0 बराबर 6, तो x में 0 जोड़ूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x बराबर 6। तो वही देखो x का मान 6 आ रहा है, y का मान 0 आ रहा है। आपकी उस प्रतिस्थापन विधि में भी यही सेम वैल्यू आ रही थी, और सेम की सेम वैल्यू आपके उस ग्राफी विधि में आ रही थी। तो आप कोई भी विधि से इन रैखिक समीकरणों के युग्म को इजी सॉल्व कर सकते हो। इनसे संबंधित अगर कोई भी आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर जरूर करें। आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपका कोई डाउट बचेगा तो उसको मैं 100% क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है, तो आप ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सब मेरी क्लास को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और अगर क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ मेरी क्लास को शेयर करें और उनको भी आनंद लेने दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।